हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन सीखेंगे। तो आज हम वीडियो लेके आ गए हैं प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। कल मैंने बताया था ना कि कई सारे प्रतिरोध अगर हमको, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास 2 ओम के प्रतिरोध हैं। बहुत सारे प्रतिरोध हैं, लेकिन हमारे पास 2 ओम के ही प्रतिरोध हैं। कितने ओम के? 2 ओम के। और हमको आवश्यकता पड़ गया कि हमको 6 ओम का प्रतिरोध का एक प्रतिरोध चाहिए, जहाँ पे हमको ज़रूरत है किसी परिपथ में लगाने के लिए। कितने ओम की ज़रूरत है? 6 ओम की ज़रूरत है। और 2 ओम का एक है, तो इसको किस क्रम में जोड़े कि 6 ओम हो जाए। तो 2 ओम का एक रजिस्टर है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो इसको हम लोग किस क्रम में जोड़े कि वो 6 ओम हो जाए। या मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ओम के हैं कई सारे, और हमें चाहिए 1 ओम का। बात समझ में आ रहा है 2 ओम के प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम के हैं? 2 ओम के सारे हैं, लेकिन हमको चाहिए 1 ओम का। तो 1 ओम को कैसे हम करेंगे उसको? अब अलग दूसरा प्रतिरोध हमारे पास है नहीं, तो उसको हम ऐसा जोड़ दें कि उसके प्रतिरोध का मान कम हो जाए, तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाए। तुल्य प्रतिरोध मतलब सारे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो सभी का मिला के होता है, उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट यानी कि परिणामी प्रतिरोध। तो जैसे मान लीजिए 2 ओम का है, तो इसको अपन लोग कैसे जोड़ दें? जैसे हम लोग 1/2 कर देंगे तो 2/2 यानी कितना आ जाएगा? 1 2 किसी क्रम में जोड़ेंगे तब तो ऐसा आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्रम है। एक है तो 3 क्रम है, एक श्रेणी क्रम से संयोजन, समांतर क्रम से संयोजन और मिश्रित क्रम से संयोजन है। मिश्र क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं। अक्सर मिश्रित क्रम वाला जो क्वेश्चन है ये आपके नीट वगैरह में पूछा जाता है। थोड़ा सा जटिल परिपथ बना देगा और पूछेगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे हम लोग, अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है ना, ये बहुत आसान है। मैं आपको कॉमन फैक्ट बताऊंगा, इन दोनों में क्या कॉमन है वो तो बन जाएगा। ये दोनों बनेंगे तो वो बन जाएगा। तो किस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए मैंने पहले 3 प्रतिरोध बना लेते हैं। एक प्रतिरोध, ये दूसरा वाला प्रतिरोध, ये तीसरा वाला प्रतिरोध। यहाँ पे एक सेल लगा दीजिए, बैटरी, और यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। मान लेते हैं कि ए सिरा है और ये बी है। ए और बी के बीच में 3 प्रतिरोध हैं। इसका प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है R3। यहाँ पे देखिए एक चित्र और बना रहा हूँ मैं, इसमें समांतर क्रम में दोनों साथ में लेके पढ़ेंगे कंपैरिजन के साथ तो ज़्यादा याद होगा। इसमें 2 बिंदु लिया हमने, ए और बी। यहाँ से 3 रास्ता निकलते हैं बच्चों। ए बिंदु से कितने रास्ता निकल रहे हैं? 3 रास्ता निकल रहा है। और यहाँ पे एक प्रतिरोध हमें लगा दिया और बी पॉइंट पे जोड़ दिया। दूसरे को भी हमने यहीं से निकाला और इसको बी से जोड़ दिया। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। और यहाँ से एक वायर निकला, एक वायर ए बिंदु से निकला, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया, प्लस और माइनस। और यहाँ पे कुंजी लगा दीजिए। कुंजी मतलब समझते हैं ना, बटन, जो हम लोग घरों में स्विच इस्तेमाल करते हैं, बटन एक कुंजी है। ये सिंबल है कुंजी का। बात समझ में आ गया? ये समझ में आ गई ना? ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे बन जाएगा? देखिए कॉम्बाइन में मतलब एक श्रेणी क्रम में मान लेते हैं 2 प्रतिरोध एक साथ जुड़े हैं और 2 ठो हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं। एक सिरा यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ से निकाल दो। ये है ए और ये है बी। ए और बी के बीच में बोल दिया कि आप तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ये हो गया R1, R2, इसको मान लो R3, इसको मान लो R4। यहाँ पे एक सेल लगा दीजिए, एक कुंजी लगा दीजिए। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे ये सिंबल बन गया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। प्लस माइनस ई और ये है कुंजी के। अब देखिए बच्चों, इन तीनों को ध्यान से समझिए। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। और मैक्सिमम तो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, अंकित प्रश्न आते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे अब हमने क्या किया, कुंजी को प्रेस किया तो प्लस सिरे से धारा बहना शुरू होगा इस प्रकार से, और प्रतिरोध से बहता हुआ आएगा इस प्रकार से, ये धारा बहेगी। यहाँ पे हमने कुंजी को प्रेस किया, धारा यहाँ बहेगी। यहाँ पे देखिए 3 रास्ते मिल गए इसको,
ये है R1 मान लेते हैं, ये है R2 और ये है R3। 3 रास्ते मिल गए ना, और पुनः यहाँ भी बिंदु पे तीनों मिल गए, और पुनः जो करंट यहाँ पे मान लो I जा रही थी तो यहाँ पे पुनः I बन जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे रास्ते बदल जा रहे हैं। इसमें देखो सेम धारा यहाँ से प्रवाहित हुई, इधर की ओर आ रही है, यहाँ पे धारा जा रही है I, इसमें भी I जा रही है, इसमें 2 रास्ते मिल गए, एक इसमें और एक इसमें, पुनः वापस आके यहाँ पे ये मिल गए तो करंट I हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मिक्स है, श्रेणी और समांतर दोनों वाले हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन को ध्यान से समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है बच्चों। देखिए एक प्रतिरोध ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा प्रतिरोध यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम देख रहे हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा, पहला वाला तो ये से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे के साथ जुड़ा हुआ है, तथा दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, और आखिरी वाला सिरा एक बिंदु बी से जुड़ के बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ गया। ए सिरा धन से और लास्ट वाला सिरा ऋण से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप लोग कई प्रतिरोधों को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसे लिखेंगे आप लोग अपने नोट्स में सुस्पष्ट लिखते जाएंगे, जो मैं बोलूँगा। क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा वाला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा रहता है तथा यह क्रम चलता रहता है। बात समझ में आ गया। और पहले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे को आखिरी वाले प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे के साथ बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बात समझ में आई। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि हम लोग दो बिंदुओं के बीच में तीनों प्रतिरोध लगाए हैं और हम ये देखते हैं कि पहले प्रतिरोध, सारे प्रतिरोधों में से पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पे R1 का भी, R2 का भी, R3 का भी एक बिंदु पे जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे जुड़ा हुआ है। ये अंतर आप ध्यान रखेंगे जब आप आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप आंकिक प्रश्नों का हल आराम से दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। जटिल परिपथ जब बनेगा ना, कई सारे जब वहाँ से निकलेंगे रास्ते, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम में कौन कौन से हैं, समांतर क्रम में कौन कौन से हैं। तो श्रेणी क्रम में धारा बहने के लिए केवल एक ही रास्ता है, समांतर क्रम में धारा बहने के लिए अनेक रास्ते हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। समांतर क्रम संयोजन में हमको फायदा यह है, R1, R2, R3 सभी रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग धारा भेजते हैं, तो यहाँ पे हमको सुरक्षा मिल जाती है कि अगर मान लीजिए कि R1 रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग घर में बल्ब लगा दिए, R2 की जगह पे कूलर, टीवी, फैन लगा दीजिए, या इसके जगह पे कुछ और लगा दिए, तो अगर ये नहीं जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट है, तो इस वायर को निकाले, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। लेकिन श्रेणी क्रम में देखिए, अगर यहाँ पे वायर फॉल्ट होगा तो आगे करंट जाएगी नहीं, सारे परिपथ बंद हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। जबकि समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम में अगर एक कोई भी उपकरण नहीं जल रहा है, फॉल्ट है, तो ये केवल यही नहीं जलेगा या यही काम नहीं करेगा, बाकी सारे अपना काम करते रहेंगे। तो घरों में, यहाँ पे क्वेश्चन है, घरों में जो विद्युत का कनेक्शन करवाते हैं, धारा कनेक्शन करवाते हैं, वो किस क्रम में कराया जाता है? तो किस क्रम में कराया जाएगा? समांतर क्रम में। वायर ज़्यादा लगेगा लेकिन सुरक्षा रहेगा इसमें। बात समझ में आ रहा है। तो घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? समांतर क्रम में। ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसमें आपको ध्यान देना है बच्चों कि R1 अलग प्रतिरोध है, R2 अलग, अलग अलग बिंदुओं पे जुड़े हुए हैं, तो इसका विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इसका विभवांतर है V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर है V2 और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर है V3। याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए A और B के बीच तीनों जुड़े हैं, तो तीनों का विभवांतर समान होगा। और धारा यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 धारा आगे बह रही है, और यहाँ पे जाके मिल के पुनः वह I बन जाती है। तो हम इसमें ये ध्यान देना है बच्चों विशेष तौर पे कि प्रतिरोधों को हम देख रहे हैं कि तीन प्रतिरोधों को हम जोड़े ही हैं, लेकिन V और I में क्या परिवर्तित हो रहा है, याद रखेंगे। क्या V और I में क्या परिवर्तित हो रहा है? तो यहाँ पे धारा, I धारा सभी में जा रहा है, तो धारा तो परिवर्तित हो नहीं रही है, हो रहा है तो V1, V2 और V3। तो A और B के बीच जो परिवर्तित हो रहा है, इसका आप कुल मान निकाल लीजिए।
ओम के नियम से। ओम ने बताए थे ना कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसमें याद रखिए कि आर को तो हम लोग जोड़ ही रहे हैं, V और I में क्या चेंज है। जैसे इसमें देखिए I1 I2 I3 चेंज है, V समान है तीनों प्रतिरोधों में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग I1 I2 I3 कुल धारा निकाल लेंगे, इसी नियम से निकाल लेंगे और मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम का पहले देख लेते हैं। जो मैंने बोला था उसको लिख लिए, उसके आगे लिखेंगे कि मान लेते हैं चूंकि तीनों प्रतिरोधों में धारा के बहने के लिए एक ही रास्ता है, अतः तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा तथा विभवांतर अलग अलग होगा। तब यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, V1 है, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ओम के नियम से I तो समान है R1, IR1 हो गया। इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा V2 बराबर IR2, और R3 के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 बराबर IR। ऐसा लिख लेंगे तीनों को। तो कुल विभवांतर अतः AB के बीच कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से V इक्वल टू यहाँ पे V1 V2 V3 का मान देखिए यहाँ पे, तो V1 V2 और V3 का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो I R1 I R2 I R3। बात समझ में आ रहा है। V1 की जगह पे रख दिया हमने IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। अब तीनों में कॉमन क्या है बच्चों, I, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। I को इधर लेके आएंगे तो V अपान I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्या है देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए V अपान I क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I। अब यहाँ पे देखिए यदि इस परिपथ के में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध तीनों का प्रतिरोध कितना हो, R हो, और उसका विभवांतर कुल विभवांतर कितना हो, V हो, क्योंकि हमने V निकाल लिया। तो ओम के नियम से R इक्वल टू हो जाएगा V अपान I, यानी V अपान I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V अपान I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, R। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यदि, एक मिनट बच्चों देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, V अपान I, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V अपान I इक्वल टू R। इसमें पुट करिए वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। V अपान I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R। तो R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ से इसको लिख लेंगे। बात समझ में आया। इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोधों के पहले वाला भाग, पहले वाला सिरा एक बिंदु पे तथा दूसरा वाला सिरा किसी एक बिंदु पे, यानी कि एक बार तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को एक ट्रिक, क्या बताया था कि इसमें क्या अंतर था, V1 V2 V3। इसमें क्या अंतर है, क्या बदल रहा है, R1 I1 I2 और I3, I1 I2 और I3। तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट, कुल धारा I इक्वल टू कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब सेम ऐसे निकाल लो जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर। तो इसमें निकालेंगे प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा, क्योंकि धारा का मान निकाल के रख देना है। प्रतिरोध R1 से
बहने वाली धारा I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। ओम का नियम V इक्वल टू IR, तो हमें I निकालना है तो V अपान R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V तो सब में समान है तो V अपान R1। इसी प्रकार से प्रतिरोध R2 से बहने वाली धारा I2 इक्वल टू V अपान R2 एवं प्रतिरोध R3 से बहने वाली धारा कितना हो जाएगा, I3 इक्वल टू V अपान R3। इसको मान लीजिए समीकरण 1, और ये वाला जो था इसको समीकरण यहाँ पे रख के इसको क्या मान लेंगे, अरे हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 इसको मान लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए I इक्वल टू क्या हो गया, I1 का मान रखो, V अपान किस में रखना है, I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ से, समीकरण 2 से। तो V अपान R2 V अपान R3, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या कॉमन है बच्चों, सभी में V कॉमन है। अब यहाँ पे यदि मान लो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, वही बात, तीनों का मिला के प्रतिरोध कितना हो, R हो, और कुल धारा कितनी है, I है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि परिपथ की तुल्य प्रतिरोध R हो तब I इक्वल टू V अपान R होगा कि नहीं होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखिए I की जगह पे क्या रख सकते हैं, V अपान R, तो यहाँ पे रखिए V अपान R इक्वल टू, V कॉमन है सब में, तो 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3, V से भी कट गया, क्या आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पे 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3, ये आपका वैल्यू आ गया किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पे। बात समझ में आया। तो हम देख रहे हैं कि यदि हमको प्रतिरोध ज़्यादा बनाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो क्यों, क्योंकि इसमें सीधे वैल्यू आ रही है, जैसे ये 2 है 2 है 2 है, तो आपस में जुड़ के 6 हो जाएगा। इसमें देखो अगर कम प्रतिरोध हमको है बनाना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, कम प्रतिरोध बनाना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब इसी का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लीजिए, तो कुल R इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, R1 प्लस R2, ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपान R3, 1 अपान R4। बात समझ में आ रहा है, ये मिक्स क्रम हो गया, कोई दिक्कत, ऐसे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए कैसा आता था, इस प्रकार से, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इस प्रकार से हो गया, समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 अपान R3 और 1 अपान R4। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं तो आपको माना जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। चलो बच्चों ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज, प्रतिरोधों का हम लोग संयोजन कैसे करते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिक्स क्रम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।